Good morning, students. Very warm welcome to our online class. Once again, I am Braj Mohan Tiwari, your SST teacher. Today, I am going to teach you History Chapter 4, and the topic is the Mughal Empire, अर्थात मुगल साम्राज्य. In this chapter, you will learn how the Mughals established their empire in India. इस अध्याय में आप मुगलों ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे की इसके बारे में पढ़ेंगे. अबाउट द मुगल रूलर्स, मुगल शासकों के बारे में जानेंगे. द पॉलिसीज फॉलोड बाय द मुगल्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस, मुगलों द्वारा धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के अनुसरण के संबंध में पढ़ेंगे. और अंत में व्हाई द माइटी मुगल एम्पायर डिक्लाइंड, शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे. Let us start now. The Sayyid and the Lodi rulers failed to stop the decline of the Delhi Sultanate. सैयद और लोधी शासक दिल्ली सल्तनत के पतन को रोकने में असफल हो गए. बाबर took full advantage of the political chaos and established the rule of the Mughal dynasty in India. बाबर इस राजनीतिक अव्यवस्था का पूरा फायदा उठाया और उसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की. Now come to the topic. The Mughals claimed to be the descendants of Genghis Khan, the ruler of Mongol tribes of China and Central Asia from their mother side. मुगल अपने आप को मातृपक्ष की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान का वंशक मानते थे, जो चाइना और मध्य एशिया का शासक था. From their father's side, they were fifth generation descendants of Taimur who had attacked Delhi in 1398. और पितृपक्ष की ओर से वे अपने आप को तैमूर का वंशज मानते थे, जिसने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था. द नेम मुगल वाज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मंगोल. मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल शब्द से हुई है. द मुगल्स फॉलोड द टेमुरिड ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन इन विच द इनहेरिटेंस ऑफ द थ्रोन वाज शेयर्ड अमंग द ब्रदर्स. मुगल टेमुरिड ट्रेडिशन अर्थात तैमूरी परंपरा का अनुसरण करते थे, जिसमें गद्दी का बंटवारा भाइयों के बीच होता था. दिस ऑलवेज लेफ्ट रूम फॉर conflict among the brothers who were keen to rule the Mughal empire. इस वजह से मुगलों के भाइयों के बीच हमेशा संघर्ष होता था मुगल साम्राज्य के राजगद्दी के लिए. There are many references of rebellion by the Mughal princes in the contemporary accounts left by the historians. ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं इतिहासकारों के किताबों में, जिसमें सत्ता के लिए, राजगद्दी के लिए भाइयों के बीच संघर्ष होता था. Now come to the next page. बाबर 1526-1530. बाबर, the first Mughal emperor, ascended the throne at Fargan, a small principality in Transoxiana in 1494. बाबर प्रथम मुगल बादशाह था. वो फरगान की गद्दी पर 1494 में आरूढ़ हुआ था. ही वाज थ्रोन आउट ऑफ हिज होम टाउन बाय उज्बेक्स. उसे उज्बेकों के द्वारा उसके नगर से बेदखल कर दिया गया था. ही कार्व्ड आउट ए फ्रेश टेरिटरी फॉर हिमसेल्फ इन काबुल इन 1504. उसने अपने लिए काबुल में एक नए क्षेत्र का खोज किया और वहीं पर अपने आप को स्थापित किया. द अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया आफ्टर सिकंदर लोदी डेथ, एन इन्विटेशन फ्रॉम दौलत खान लोदी द गवर्नर ऑफ पंजाब एनकरेज बाबर टू अटैक इंडिया. सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद भारत में जो अस्थिर राजनीतिक स्थिति थी और पंजाब का गवर्नर जो दौलत खान था, उसने बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए, भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया. At the first battle of Panipat in 1526, Babur defeated Ibrahim Lodi, the Sultan of Delhi, and established Mughal rule in India. पानीपत की पहली लड़ाई में जो 1526 में हुई थी, बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल शासन की स्थापना की. He also defeated राणा सांगा ऑफ मेवाड़. उसने मेवाड़ के राणा सांगा को भी पराजित किया और आगरा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर भी विजय हासिल किया खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में. इन 1528 ही डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी. और 1528 ईस्वी में उसने चंदेरी में राजपूतों को पराजित किया. ऑल दीज हेल्प बाबर टू ले द फाउंडेशन ऑफ एन ऑल इंडिया एम्पायर. और ये सारी घटनाएं उसको भारत में मुगल साम्राज्य की
नींव रखने में मदद की। द इम्पोर्टेंट मुगल रूलर्स वेयर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। जो महत्वपूर्ण मुगल शासक थे वे थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। हुमायूं ने 1530 से 1556 तक शासन किया। आफ्टर बाबर्स डेथ हुमायूं सक्सीडेड हिज फादर्स इन 1530। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने 1530 में गद्दी पर आरूढ़ हुआ, सत्ता संभाला। टू सस्टेन इम्पेरियल पावर एंड हेजीमोनी हुमायूं हैड टू फाइट अगेंस्ट द अफगान्स बोथ इन द ईस्ट एंड द वेस्ट। और अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए बाबर को अफगानियों से लड़ाई लड़नी पड़ी। एट द सेम टाइम ही हैड टू फेस हॉस्टिलिटीज फ्रॉम हिज ओन ब्रदर्स। और उसी समय उसे अपने भाइयों से भी संघर्ष करना पड़ा, जिससे वो अफगानियों से लड़ने में कमज़ोर महसूस किया अपने आप को। द अफगान्स यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ शेर खान हु वाज पॉपुलरली नोन एज शेर शाह सूर। अफगानियों ने अपने आप को शेर खान के नेतृत्व में संगठित किया, जिसे लोग शेर शाह सूर के नाम से जानते थे। शेर खान रूल्ड फ्रॉम सासाराम इन मॉडर्न डे बिहार। शेर खान आधुनिक बिहार के सासाराम से शासन करता था। दे कैप्चर्ड गौर द कैपिटल ऑफ बंगाल एंड बिसीज्ड महमूद शाह द रूलर ऑफ बंगाल। शेर खान डिफीटेड हुमायूं फर्स्ट एट द बैटल ऑफ चौसा 1539 एंड देन एट कनौज इन 1540। शेर खान ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 में पराजित किया और कनौज के युद्ध में 1540 में पराजित किया, जिसके वजह से हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया और पर्सिया में शरण लिया। और वहीं से उसने अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। He re-established the Mughal rule in 1555 but died in 1556 leaving behind his minor son Akbar. उसने 1555 में मुगल शासन की पुनर्स्थापना की, लेकिन 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका वारिस जो था अकबर, वो माइनर था यानी नाबालिग था। अकबर Two major sources which provide information about Akbar's period are Akbarnama and Ain Akbari written by Abul Fazl, one of the 9 jewels of Akbar's court. हमें अकबर के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वह 2 पुस्तकों अकबरनामा और आइन अकबरी, जिसकी रचना उसके नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने की थी। उसके प्रथम भाग में हमें अकबर के पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है और दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल की जानकारी मिलती है। अकबर वाज ओनली 13 years old एट द टाइम ऑफ हुमायूं डेथ। हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष का था। आफ्टर हिज कोरोनेशन इन 1556 ही इज ट्यूटर बैरम खान टूक ओवर एज रीजेंट। और जब 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ, उस समय उसका जो ट्यूटर था बैरम खान, वो अकबर के अभिभावक के रूप में पदभार संभाला और वह अकबर के नाम पर शासन करते हुए बहुत शक्तिशाली बन गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेंशन पॉलिसी। अकबर की जो विस्तारवादी नीति थी। एट फर्स्ट अकबर टुक स्टेप्स टू एंड द कन्फ्लिक्ट विद इन द नोबिलिटी। सबसे पहला कदम उसने जो उठाया वो था जो कुलीनों के बीच संघर्ष था उसको रोका उसने। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। आफ्टर 1590 अकबर अंडरटूक के प्लान डेक्कन पॉलिसी टू ब्रिंग दीज स्टेट्स अंडर मुगल कंट्रोल। 1590 में उसने डेक्कन नीति बनाई, जिसके तहत उन राज्यों पर मुगल नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। अकबर एंड द राजपूत्स। अकबर न्यू दैट टू हैव ए स्टेबल एम्पायर ही मस्ट कंट्रोल द लार्ज टेरिटरीज अंडर राजपूत किंग्स इन द नेबरिंग रीजन ऑफ राजपूताना। अकबर जानता था कि अगर एक स्थिर साम्राज्य बनाना है तो उसे राजपूतों के अधीन बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण में लाना आवश्यक है। अकबर ट्राइड टू विन ओवर द राजपूत्स वेयर एवर पॉसिबल। अकबर को जहां संभव हुआ उसने राजपूतों से लड़ाई लड़ी, उन्हें पराजित किया और जहां पर दोस्ताना संबंध बनाना पड़ा, ही ट्रीटेड देम एट पार विथ मुगल नोबिलिटी बाय मैरिंग जोधा बाई डॉटर ऑफ राजा बिहारी मल ऑफ जयपुर इन 1562। अकबर डिस्प्लेड ही सेकुलर पॉलिसी टुवर्ड्स हिंदूज। अकबर ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत राजपूत राजाओं के साथ, राजपूत शासकों के साथ
विवाह संबंध भी स्थापित किया। उसने 1562 ईस्वी में जयपुर के राजा बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से विवाह कर ली। अकबर डिस्प्लेड हिज सेकुलर, और इस तरह उसने हिंदुओं के प्रति अपने धर्मनिरपेक्ष नीति का प्रदर्शन किया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। बैटल विथ राणा प्रताप, द ओनली राजपूत किंग हु स्टूड अगेंस्ट अकबर वाज राणा प्रताप, द रूलर ऑफ मेवाड़ एंड हिज सन अमर सिंह। अकबर के समक्ष जो दृढ़ता से खड़ा हुआ वो मेवाड़ का राजा राणा प्रताप और उसका पुत्र अमर सिंह था। अकबर कैप्चर्ड चित्तौर इन 1568 एंड रणथंभौर इन 1569। अकबर ने 1568 में चित्तौर और 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फाउट बिटवीन द मुगल्स एंड राणा प्रताप इन 1576 नियर गागुंडो, जिसे हल्दी घाटी कहा जाता था। द मुगल आर्मी वाज लेड बाय मान सिंह ऑफ अंबर। राणा प्रताप सिंह डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स बाय अकबर डिड नॉट सबमिट। मुगल आर्मी का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था, लेकिन राणा प्रताप डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स बाय अकबर के सारे प्रयासों के बावजूद समर्पण नहीं किया। राणा वाज एबल टू रिकैप्चर मेनी ऑफ हिज लॉस्ट टेरिटरीज फ्रॉम द मुगल्स इंक्लूडिंग कुंभलगढ़। राणा प्रताप अपने क्षेत्रों पर पुनः कब्जा करने में सफल हुए, जिसमें कुंभलगढ़ भी शामिल है। ही एस्टेब्लिश्ड हिज न्यू कैपिटल ऑफ एट चावंद एंड वाज thus able to secure the honor of मेवाड़। महाराणा प्रताप ने चावंद में अपनी नई राजधानी बनाया और मेवाड़ के सम्मान को सुरक्षित रखने में सफल हुए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जहांगीर। जहांगीर सन ऑफ अकबर केम टू द थ्रोन आफ्टर अकबर्स डेथ इन 1605 सी। जहांगीर जो अकबर का पुत्र था वो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर आरूढ़ हुआ। ही वाज नोन फॉर हिज इम्पार्शियल जस्टिस टू हिज पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस फेथ। जहांगीर अपनी निष्पक्ष न्याय के लिए जाना जाता था। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था। ही कंटिन्यूड अकबर्स पॉलिसी एंड अर्नड रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल स्फीयर्स ऑफ द सोसाइटी। वह अकबर की नीति को जारी रखा और समाज के हर क्षेत्रों का सम्मान हासिल किया। मुगल रूल अंडर जहांगीर वाज नोटेड फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ब्रिस्क इकोनॉमिक एक्टिविटी, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड मोनुमेंटल बिल्डिंग्स। यानी जहांगीर के नेतृत्व में जो मुगल शासन था वो बहुत समृद्धि की ओर गया, राजनीतिक स्थिरता थी। जहांगीर रीन वाज हाउएवर मार्क्ड बाय सेवरल रिवोल्ट्स, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में बहुत से विद्रोह भी हुए। गुरु अर्जन देव वाज मार्टर्ड ड्यूरिंग हिज पीरियड। उसी के काल में गुरु अर्जन देव शहीद हो गए, दस एलियनेटिंग द सिख कम्युनिटी। इवन जहांगीर सन प्रिंस खुर्रम रिबेल्ड अगेंस्ट हिम इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन। यहाँ तक कि जहांगीर का जो पुत्र था प्रिंस खुर्रम, उसने भी जहांगीर के अंतिम शासनकाल में उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। ड्यूरिंग जहांगीर्स टाइम यूरोपियन ट्रेडर्स हैड स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया। जहांगीर के शासनकाल में यूरोपीय व्यापारी भारत आना शुरू किए। इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, केम टू जहांगीर्स कोर्ट। द फर्स्ट एम्बेसडर टू द मुगल कोर्ट वाज सर थॉमस रो, who came in 1615. He was able to secure many trading facilities for the British traders and the first English trading post was established at सूरत। यानी ब्रिटिश ट्रेडर्स जो थे वो भारत आना शुरू किए और उनका पहला जो व्यापारिक केंद्र था वो सूरत में स्थापित हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, शाहजहां। आफ्टर हिज फादर्स डेथ शाहजहां और प्रिंस खुर्रम असेंडेड द थ्रोन इन 1628। यानी अपने पिता की मृत्यु के बाद शाहजहां, जो प्रिंस खुर्रम के रूप में जाना जाता था, 1628 में गद्दी पर आरूढ़ हुआ। ही फेस्ड टू मेजर रिवोल्ट ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ हिज रूल बाय खान जहान लोदी एंड बाय जुझर सिंह ऑफ बुंदेलखंड। यानी इन दोनों का संघर्ष का सामना करना पड़ा, उस विद्रोह का सामना करना पड़ा। Now move to the next topic, औरंगजेब। औरंगजेब द नेक्स्ट मुगल रूलर हैड 3 राइवल ब्रदर्स। यानी औरंगजेब के 3
प्रतिद्वंदी भाई थे, सो हिज सक्सेशन टू द थ्रोन वाज नॉट स्मूथ, इसलिए गद्दी पर उसका जो आरोहण हुआ, गद्दी पर जो राज्यारोहण हुआ वो बिल्कुल सही ढंग से या आसानी से नहीं हुआ। ही किल्ड हिज ब्रदर्स, imprisoned his father शाहजहां and crowned himself at Delhi, assuming the title for आलमगीर। उसने अपने भाइयों की हत्या कर दी। Now move to the next page। और अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया और अपने आप को आलमगीर घोषित कर दिया। ही रूल्ड फॉर 50 years टिल हिज डेथ इन फरवरी 1707 इन अहमदनगर। वह 1707 में अपनी मृत्यु तक 50 वर्षों तक शासन किया। ड्यूरिंग हिज reign, औरंगजेब was able to annex बीजापुर and गोलकुंडा। The last 26 years of his life were full of conflicts in the Deccan and North India। अपने शासनकाल में औरंगजेब जो था वो बीजापुर और गोलकुंडा पर भी अपना शासन स्थापित करने में सफल हुआ और उसके जो जीवन के अंतिम 26 वर्ष थे वो संघर्षों से भरे हुए थे। अंडर हिज रूल द बॉर्डर्स ऑफ द मुगल एम्पायर स्प्रेड आउट फार्दर देन एवर बिफोर, यानी औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का जो सीमा था वो चारों ओर फैल गया था। इतना विस्तार इसके पहले कभी नहीं हुआ था। Now move to the next topic, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल प्रशासन। बाबर एंड हुमायूं could not concentrate on establishing a definite system or pattern in administration. By the end of Akbar's reign, we find the establishment of elaborate office with specialized functions assigned to the heads of offices. बाबर और हुमायूं एक निश्चित शासन प्रणाली की स्थापना करने में असफल रहे थे, लेकिन अकबर के शासनकाल से प्रशासनिक ढांचे में बहुत बड़ा सुधार हुआ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स यानी प्रशासनिक अधिकारी। द ऑफिस ऑफ द दीवान वाज स्ट्रेंथेंड अंडर अकबर। अकबर के शासनकाल में दीवान की जो शक्ति थी वो दृढ़ की गई। द चीफ दीवान, जिसको दीवान कुल भी कहते थे, आज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू एंड फाइनेंस का यानी राजस्व और वित्त का विभाग दीवान देखता था। हिज प्राइमरी ड्यूटी वाज टू सुपरवाइज द इम्पेरियल ट्रेजरी एंड टू चेक ऑल अकाउंट्स, यानी दीवान कुल का जो मुख्य काम था वो था राजकीय कोष का सर्वेक्षण करना और सभी खातों की जांच करना। द एंटायर रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर मशीनरी ऑफ द एम्पायर वाज अंडर हिज चार्ज, यानी जितने भी राजस्व उगाही और खर्च थे वो उसी के देखरेख में होते थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। द मीर बख्शी वाज इन चार्ज ऑफ द मिलिट्री। मीर बख्शी सैन्य शक्ति का प्रभारी होता था। मीर समन वाज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द रॉयल कारखानाज हु सुपरवाइज द purchase of all kinds of articles and their storage for the royal household and the manufacture of different articles, be it weapons of war or articles of luxury, यानी जितने भी मुख्य चीज़ों का भंडारण होता था उसका देखरेख मीर समन करता था। द सदर, उस सदर प्रोटेक्टेड द लॉज ऑफ द शरीयत while the head of the judiciary was known as काजी उल कुज्जत, यानी जो न्यायपालिका का प्रधान था उसको काजी उल कुज्जत कहा जाता था और जो सदर था वो शरीयत के कानूनों का संरक्षण करता था। द गवर्नर ऑफ ए सूबा, सूबेदार वाज डायरेक्टली, द गवर्नर ऑफ ए सूबा जिसको सूबादार कहते थे वाज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द एम्पेरर, और प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के द्वारा नियुक्त होता था। यूजुअली द टेन्योर ऑफ ए सूबेदार वाज अराउंड 3 years, सामान्यतः सूबेदार का जो कार्यकाल होता था वो 3 साल का होता था। ही लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द आर्मी एंड मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर इन द सूबा। ये जो सूबेदार होता था वह लोगों के कल्याण और आर्मी अर्थात सेना की देखरेख करता था और विधि व्यवस्था कायम करता था सूबा में। ही वाज असिस्टेड बाय बख्शी द मिलिट्री पे मास्टर, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पेट्रोनेज। उसका ही वाज असिस्टेड बाय बख्शी, यानी सूबेदार
की सहायता करता था। बख्शी जो मिलिट्री पे मास्टर भी था और धार्मिक तथा दान संबंधी मामलों का इंचार्ज था वो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। Thus the Mughals kept a watch over their officials in the provinces through offices and institutions independent of each other. इस तरह मुगल काल में बहुत से अधिकारियों को नियुक्त करके विभिन्न कार्यों का संचालन किया जाता था। द सिस्टम ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ द ऑफिशियल्स आफ्टर पीरियड ऑफ 3 years ऑन एवरेज हेल्प द मुगल्स इन चेकिंग द ऑफिशियल। और लगातार इन अधिकारियों की अदला बदली होते रहती थी ताकि भ्रष्टाचार न पनपे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मुगल एम्पायर इन क्राइसिस, यानी मुगल काल का पतन कैसे हुआ। अब इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। द रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द पीजांट्री ऑन सच ए वाइड स्केल प्रोवाइडेड द मुगल एम्पायर विथ ए रिच ट्रेजरी, यानी जब मुगल काल चरम पर था तो जो किसानी और अन्य क्षेत्रों से जो उगाही होती थी टैक्स की, राजस्व की, उसके वजह से मुगल साम्राज्य बुलंदी पर था। These resources helped the emperors to carry out campaigns to distant regions and build beautiful monuments। और इन संसाधनों के वजह से ये जो बादशाह होते थे वो सुदूर इलाकों के क्षेत्र में भी बड़े बड़े बिल्डिंग और स्मारक बनवाते थे। The Mughal emperors and their mansabdars also spent a major part of their income on salaries and goods। और मुगल बादशाह जो थे बहुत बड़ी राशि मनसबदारों के वेतन पर खर्च करते थे। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसान्स एंड फिजांट्री हु सप्लाइड द मनसबदार्स विथ गुड्स एंड प्रोड्यूस। इस वजह से कारीगरों और मनसबदारों की जो स्थिति थी वो फ़ायदे में पहुंचती थी। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल इन द हैंड्स ऑफ द फिजांट एंड द आर्टिसान। दे कुड हार्डली सेव मनी टू इन्वेस्ट इन बाइंग टूल्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। लेकिन इस वजह से जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो बहुत कम बच गया और इस वजह से किसान जो थे वो नए नए टूल्स या औजार नहीं खरीद पाते थे, जिससे उत्पादकता कम होने लगी, यानी कृषि पर इसका बैड इफेक्ट हुआ। ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब ड्यू टू द इंक्रीजिंग फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑफ द डेक्कन वार्स एंड डिसलोकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द जागीरदारी सिस्टम बिगन टू लॉस इट्स एफिशिएंसी। और औरंगजेब के शासनकाल में उसके डेक्कन पॉलिसी और डेक्कन क्षेत्र में युद्ध के वजह से जो फिनेंशियल कंडीशन थी, जो वित्तीय स्थिति थी, वो कमज़ोर पड़ते चली गई। ए लार्ज नंबर ऑफ लेवल्स फ्रॉम डेक्कन वेयर गिवन मनसब्स बाय औरंगजेब विच क्रिएटेड ए क्राइसिस ऑफ जागीरलैंड, यानी डेक्कन क्षेत्र में औरंगजेब ने बहुत कुलीनों को जागीर दे दिया था। As a result of this crisis, the Jagirdars began to extract revenue from the peasantry to the maximum because they knew that the Jagir given to them could be for a very short period of time। और जागीर दे जानते थे जो जागीर उन्हें दिया गया है, जागीरदार ये जानते थे कि जो जागीर उन्हें दी गई है वो बहुत कम समय के लिए है, इसलिए वो मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना शुरू किए, उससे मुनाफा कमाना शुरू किए। द फ्लाइट ऑफ द पीजांट्स फ्रॉम लैंड वाज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ दिस ग्रोइंग क्राइसिस विच लेटर ऑन स्पाइल्ड इनटू वायलेंस एंड आर्म्ड अपराइजिंग्स। और जो किसानों का पलायन था ये पहला लक्षण था कि संकट घराते जा रहा है। और इस संकट की वजह से हिंसा भड़क गई। जाट, सतनामीज, सिख्स, मराठाज एंड अदर्स रिवोल्टेड इन नॉर्दर्न इंडिया अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। जाट, सतनामी, सिख, मराठा और अन्य समुदाय जो अन्य राजा थे वो मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिए उत्तरी भारत में। द अदर रीजन ऑफ डिक्लाइन वाज दैट द नोबल्स व्यूड फॉर द मोस्ट प्रॉफिटेबल जागीर्स लीडिंग टू करप्शन। और जो अन्य कारण था वो था कुलीनों के द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होना। फैक्शनलिज्म एमंग नोबिलिटी आफ्टर औरंगजेब डेथ वाज अनदर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। औरंगजेब के मृत्यु के बाद समाज बट गया, कुलीनों में
फ्रैक्शन हो गया, यानी फैक्शनलिज्म आ गया। पावरफुल ईरानी, तुरानी, डेक्कनी एंड हिंदुस्तानी ब्लॉक्स also developed in the court and viewed for power in order to destabilize the central administrative machinery. Nadir Shah's invention in 1739 also weakened the Mughal power. और जब 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया तो उस वजह से मुगल शक्ति छिड़ पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया। When the power of the Mughals declined, these Mughal governors emerged as centers of power in the region. और जब मुगल शक्ति का पतन होना शुरू हुआ तो जो मुगल गवर्नर्स थे, छोटे छोटे सूबों के जो गवर्नर थे, वे अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने लगे और अपने क्षेत्र में अपने आप को मजबूत कर लिया उन्होंने। Although many of them continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their sovereign, they held autonomous command of provinces like Awadh, Hyderabad, etc. और इस तरह मुगल शासकों के कमज़ोर पड़ जाने की वजह से जो छोटे छोटे गवर्नर थे वो अपने आप को सुदृढ़ कर लिया। Now move to the next page. By the beginning of the 18th century, the various regional provinces of the Mughal Empire had consolidated their independent political identities. और 18वीं शताब्दी के शुरुआत में जो क्षेत्रीय प्रांत थे उस समय के मुगल साम्राज्य के जो अंतर्गत आते थे, उसने अपने आप को सुदृढ़ किया और अपना अलग स्वतंत्र राजनीतिक पहचान स्थापित किया। I think you will have understood the concept of the chapter. Read the chapter once again. Try to understand the concept. Find out difficult word meaning. We will meet in next video. Till then, namaste.